आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और नमस्कार सर। आज कोर ट्रेनिंग के दूसरे दिन में मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको कोर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कल आपने जो सीखा था उसमें यह सीखा था कि अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होगा। आज हम आपको सिखाएंगे, जो भी कहानियां होगी वो होगी कि जब बदलाव को स्वीकार कर लेते हो तब आपके जीवन में कैसा बदलाव होगा। तो क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? जी सर। यस सर। तो जी सर। बदलाव यस अगर सर। लाना चाहते हो तो सर। सबसे पहले आपको उस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी जिसमें बदलाव को स्वीकार करने से लेकर कंपनी के बदलाव, कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। क्या आप सभी लोगों के पास डायरी और पेन है? हाँ जी। यस सर। यस सर। जी चलिए, सर। डायरी और यस सर। पेन जरूर रखिए, क्योंकि जो भी बातें बताई जाती है वो आपके भले के लिए है। और अगर आज आप नोट्स बना लेते हैं तो कल आप मेरे से बेहतर जब ट्रेनिंग देंगे तब आपके लीडर्स को आपके ऊपर गर्व होगा। तो चलिए, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। आप सभी लोग मुझे उसका कंफर्मेशन देना कि आपको स्क्रीन विजिबल है। और जी, हाँ जी, हाँ और जी। ये सर। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया। तो हाँ यहाँ सर। पर कोर यस ट्रेनिंग के सर। यस दूसरे सर। दिन में आप सभी लोगों का स्वागत। और क्या लिखा हुआ है नीचे, कोई पढ़ के बता सकता है मुझे? सर वो नीचे वाली नहीं दिख रही सर। दिखाई नहीं दे रही सर। कोर ट्रेनिंग डे 2। कोर ट्रेनिंग डे 2। अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर। ठीक है। लाइट मोड पे नहीं है सर। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा अभी? जी दिखाई सर। दे रहा है। लाइट मोड पे पूरा नहीं है सर। जी सर। माउस। फुल मोड पे है? जी सर। नहीं है सर, अभी कुछ एरर है। घूम लाइट अच्छा, रहा मोड है पे सर। पूरा नहीं है। एक मिनट वापस कर देता हूँ। अभी? जी अभी भी सर नहीं है। सर, परसेंटेज बढ़ा दिख हुआ रहा है। है सर। अच्छा, परसेंटेज बढ़ा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कम कर लेते हैं। कंट्रोल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अब क्या आप सही है। चलिए, तो बिल्कुल सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आप में से बहुत से लोग इनके बारे में जानते होंगे। ये हैं मिस्टर संजय जैन सर, जो कि हमारी जो आप किताब पढ़ते हैं प्रगति सूत्र, उसके राइटर हैं। और जो हमारा सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसके फाउंडर हैं। और ये वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है वो प्रतिदिन अवसर देखता है, अपॉर्चुनिटी देखता है। और जो असफल होना चाहता है वो बहाने ढूंढता है। सफल आदमी हर समस्या के अंदर कोई ना कोई समाधान ढूंढता है, और असफल व्यक्ति हर समाधान में कोई ना कोई समस्या निकाल देता है। आप बताइए, आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं या असफल बनना चाहते हैं? सफल। सफल बनना सफल। चाहते हैं। सफल। तो आज की इस मीटिंग में आपको क्या अवसर दिखेंगे, आप मुझे अंत में बताना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या तो अमीर होता है या गरीब होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच का नतीजा होता है। क्योंकि अमीर की सोच होती है पैसा बनाने की, और गरीब की सोच होती है पैसा बचाने की। अब एक व्यक्ति के पास उसकी महीने की कमाई मान लीजिए 1,000 रुपया है। बचाने वाला 1,000 में से 100 या 200 बचा सकता है। लेकिन कमाने वाला 1,000 के ऊपर अगर 100 या 200 भी कमाता है तो उसकी इनकम 1,200 हो सकती है या 1,500 हो सकती है। आप बताइए, कभी बचाने से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है? जी कभी नहीं। भी नहीं नो बन। सर। आपको हमेशा अपना पैसा बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे कभी कम नहीं होते, खर्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए, ना कि अपने आमदनी में से पैसे बचाने के बारे में सोचिए। आज ये ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आपको यही चीजें समझाई जाएगी कि देखिए, गरीब रहने में भी समस्या रहेगी।
आपको रहेगी पूरी जिंदगी, उसके बाद आपके बच्चों को रहेगी, फिर उसके बाद उनके बच्चों को रहेगी। और अमीर बनने में भी समस्या होगी, लेकिन अमीर बनने में समस्या सिर्फ और सिर्फ आपको हो सकती है, आपके बच्चों को या उनके बच्चों को नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहां से 4 से 5 साल काम करके एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं, तो विश्वास मानिए वो नेटवर्क आपको यहां से एक इनकम, कंटिन्यूस इनकम दे सकता है। और ये दो ही सोच के अनुसार लोगों के कार्य को विभाजित किया गया है। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है जिसका टाइटल है रिच डैड और पुअर डैड। उस किताब के अंदर एक यहां पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया हुआ है। कैश फ्लो कि इस दुनिया में आदमी कैसे पैसा कमाते हैं। उस कैश फ्लो में बताया हुआ है कि यहां पर एक तरफ होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा होता है वो होता है बिजनेस ओनर, और चौथा होता है इन्वेस्टर। अब इनको 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में इसलिए बांटा हुआ है क्योंकि इसके अंदर यहां पर ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। आप सोचिए कि जैसे जैसे आपका क्वाड्रेंट बदलता जाएगा, आपके पास पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। आज एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता है और एक सेल्फ एम्प्लॉय, 95% लोग इसी काम में अटके हुए हैं, 95% लोग, और 5% लोग इधर हैं। लेकिन एक बात सोचिए, आज हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये 95% लोगों के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। क्यों है मैं बता देता हूं। नौकरी जो होती है उसमें अंदर क्या होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग आवर, आप जितना घंटा काम करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि आप कोई जॉब ऑन करते हैं, मतलब आपने कोई दुकान खोल लिया, कपड़े का, मेडिकल का, आप वकील है तो नौकरी के बाद, अगर आप टीचर है तो नौकरी के बाद आप ट्यूशन पढ़ा रहे, मतलब अपने आप को नौकरी पे रख लिया। आप जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन इन दोनों लोगों ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन इनकी इनकम जीरो हो जाएगी। इसलिए ये 95% लोग इधर हैं। और ये जो है आपके इस साइड के अंदर, इसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन वो होता है जिसके पास कम से कम 500 लोगों का एक नेटवर्क होता है, और वो 500 लोगों से इसकी इनकम निकलती है। मतलब ये अपने परिवार के लिए लीवरेज छोड़ देते हैं, ये लोगों से काम करवाते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। आज सेफ शॉप आपको, आप पता नहीं कि नौकरी करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, पता नहीं जो भी हैं, लेकिन आपको इस तीसरे क्वाड्रेंट में लाना चाह रहे हैं। और जैसे ही आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, आप अच्छा इनकम लेते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बाद आप उन पैसों से एक अच्छी जगह जमीन लेकर आप वहां पर दुकान खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें, चाहे रेंट के लिए फ्लैट ले सकते हैं, और आप वहां से फिर हर महीना या हर दिन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उसी को बोला जाता है इन्वेस्टर। अब आप सोच के देखिए, आप कहां रहना चाहते हैं, ये पहले क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, या दूसरे में रहना चाहते हैं, या तीसरे में आना चाहते हैं, या चौथे में जाना चाहते हैं? कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं हम? हाँ जी। तीसरे में। बिल्कुल अब इस पहले से सेफ तीसरा शॉप की विकल्प बदौलत चुना। आप तीसरे में शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे ही आप यहां पैसा कमा लेंगे, आप चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे मेरे दोस्त। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर आपकी सोच एक मिडिल क्लास की तरह वैसी ही रही जैसी की थी, तो आप वैसे ही रहेंगे मेरे दोस्त। अब आपको मैं आगे बताना चाहूंगा, यहां देखिए जो मैंने अभी आपको बताया उसको एक वीडियो की माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही शानदार एग्जांपल आपके सामने है। ये है हर्षवर्धन जैन सर, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े लीडर है। आज इनके लाखों की नेटवर्क है, करोड़ों इनके फॉलोवर है। आज ये बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी है, फैसला आपका है, आपको 95% लोगों में रहना है या मात्र 5% में। इस वीडियो की आवाज आए तो मुझे कंफर्मेशन दे देना। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला?
ठीक है, थैंक यू सर। ये एग्जाम्पल सुनिए। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आई? जी सर। तो अब आप तय करो कि आपको जिंदगी भर अपने आप को घसीटते रहना है, बाद में आपके बच्चे घसीटते रहेंगे, या फिर आपको इस बिजनेस के माध्यम से 5% में आना है। 5% सर। हाँ जी, बाकी लोगों को 5%। 5% में सर, 5%। तो ये बिजनेस सर, आपको 5%। अपॉर्चुनिटी देता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और आपको एक और बहुत सारी चीजें हैं, आज सीखने का मौका है, आप सीखने पे ध्यान देते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मिलेगी। चलिए, तो अब आगे बताते हैं आपको। आवाज नहीं आ रही। एक सफल जिंदगी के क्या क्या सपने हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? अगर आपको बोलूं क्या आप एक सफल जिंदगी चाहते हैं, तो क्या क्या सफल जिंदगी के मायने हैं आपकी नजर में? हाँ जी, कोई भी व्यक्ति मुझे बताइए कि सर मेरे पास ये चीजें होगी तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, बहुत अच्छी बात है। और मनी फ्रीडम सर। मनी फ्रीडम, चलिए बहुत बढ़िया। और हाउस। बिग हाउस, बड़ा घर होना चाहिए, तब आप मानेंगे कि मैं सक्सेस हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। और एक शानदार गाड़ी सर। शानदार गाड़ी, चलिए बहुत बढ़िया। आर्थिक होता है, देखो आजादी। किसी को लगता है कि मैं गांव में अपने सबसे बढ़िया गाड़ी ले आऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, गांव में मैं सबसे बड़ा घर बना लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? जी सर। किसी और का कोई नजरिया? जी सर। आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें सर, बताऊंगा। और खुद का और अपने बच्चों का रोजगार कुछ बनाना। करेंगे। अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। चलिए जी सर। जी सर, बहुत सारा पैसा पैसा होगा तभी सपने पूरे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, मैं आप लोगों को यहां बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को इज्जत, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं पैसा नहीं कमाया हमने, इज्जत बहुत कमाई है, कहते हैं ना कई लोग। वो जी सर। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं इज्जत हमें मिल जाए तो हम सफल हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। कुछ बोलते होंगे मेरे पास बंगलो हो जाए तो। धीरे धीरे ज्वेलरी, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल, वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है या रियान इंटरनेशनल में पढ़ता है। फॉरेन ट्रिप चला गया तो मैं विदेश घूम के आया अपनी फैमिली के साथ, ये भी एक अच्छी चीज होती है। मेरे बैंक में इतना पैसा है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें एक आदमी मानता है कि ये सफलता की निशानी है। लेकिन एक चीज बताओ, आज हमारी इनकम का कितना बड़ा सर्कल है और हमारी इच्छाओं का कितना बड़ा सर्कल है? तो जब इनकम का सर्कल इतना सा है, क्योंकि हमारे पास इनकम का एक सोर्स है और हमारे पास में पैसा जाने के बहुत सारे स्रोत है, कि गाड़ी में पैसा जाएगा, घर में पैसा जाएगा, बच्चों के स्कूल में पैसा जाएगा, और भी बहुत सारी है। तो आदमी क्या करता है? दो ऑप्शन है, या तो अपने इनकम के सर्कल को बढ़ा लो या फिर अपनी इच्छाओं के सर्कल को मार दो। अब देखो, सोच आएगी गरीब की और अमीर की। अमीर क्या सोचता है? बढ़ाने की। और गरीब क्या सोचता है? बचाने की। अब आप देखना, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे? अपनी इनकम का सर्कल बढ़ाना चाहेंगे या अपनी उस सपनों के सर्कल को घटाना चाहेंगे? हाँ जी, इनकम के सर्कल को बढ़ाना चाहेंगे या सपनों के सर्कल को कम करना चाहेंगे? इनकम के सर्कल को बढ़ाएंगे। इनकम को सर्कल को लेकिन बढ़ा। आज तक अगर हम इस धंधे में नहीं होते तो हम भी वही कर रहे होते जो आज बहुत से लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं वो? धीरे धीरे पहली चीज क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अरे भाई साहब हमको तो चपरासी बना दो, इज्जत गई तेल लेने, पैसा आना चाहिए।
तो वो रेपुटेशन को गोली मार देते हैं। उसके बाद बोलते हैं बड़ी गाड़ी का क्या करूंगा यार, आजकल ट्रैफिक इतना हो रहा, खड़े होने की जगह नहीं है, प्लॉट 100 गज के आ रहे, बड़ी गाड़ी लेके करूंगा क्या, और इतनी बड़ी गाड़ी को चलाएगा कौन, बहाना बनाएगा, फिर वो छोड़ देगा। फिर बोलेगा यार बड़ा घर रखूंगा तो क्या यार, बड़े घर की साफ सफाई करेगी मेरी बीवी, सारे दिन उस झाड़ू पोछे में लगी रहेगी, वो बहाने बनाता रहेगा। एक बात बताओ, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई तो क्या ड्राइवर नहीं रख सकते हो क्या? जी सर, बड़ा घर आ गया तो क्या पोंछा लगाने वाली नहीं रख सकते क्या? सकते हैं सर। बिल्कुल सर। लेकिन क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। ज्वेलरी, घरवाली को बोलते हैं, बोले कि ओ क्या करेगी इतना सोना पहन के, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। अरे भाई, अगर ज्वेलरी खरीदने के पैसे होंगे तो तेरे पास गाड़ी खरीदने के भी तो पैसे हो सकते हैं, गाड़ी से ले जाना, बसों में मत घुमाना उसको। लेकिन बहाने बनाएंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे अरे कुछ नहीं पढ़ा इन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, तुम्हारा बाप भी देखो सरकारी में पढ़ा था, हम भी नौकरी लग गए। लेकिन वो दौर कुछ और था दोस्त, ये दौर कुछ और है। आज हर कोई आदमी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों को अपनी स्कूल में नहीं पढ़ाता, सोच के देख लेना। उसके बाद में क्या होता है, वो बोलेंगे फॉरेन ट्रिप, कहते हैं क्या करेंगे विदेश जाके, हमारे देश में कमी है घूमने की जगह। लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के अपने बच्चों से पूछ लेना कितने शहर घुमा दिए हिंदुस्तान के, या खुद घूम लिए। उसके बाद बोलेंगे बैंक बैलेंस, तो कुछ लोग ज्ञान पेलने लग जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। भैया ये बोलने के जो बाबा लोग हैं ना, वो भी 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए ले लेते हैं, समझ में आ रही है। उसके बाद आपको बता देता हूं, कोई बोलेंगे टाइम फ्रीडम, तो लोग बोलेंगे यार समय की आजादी का क्या करेंगे यार, जिंदगी के अंदर 1/3 तो हम सोने में ही निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मिलता है तो अपनों के साथ में या परिवार के साथ में नौकरी में, यार क्या टाइम फ्रीडम लेके करेंगे। लेकिन आपको मालूम चलेगा टाइम फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियली फ्रीडम, उसमें भी बहाना बनाएंगे, सिक्योरिटी, और लास्ट में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हर चीज में। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस में जो आदमी सफल होता है वो एक ही सोच रखता है, और वो सोच क्या होती है, अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना, इनकम के सोर्स को बढ़ाना। क्या आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं? जी सर। तो देखो, अगर इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, और उसके हिसाब से अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना। एक आम आदमी की जिंदगी आपको बता देता हूं। एक आम आदमी जिसकी एक घर की जरूरत होती है, तो कम से कम आज के समय में प्लॉट लेकर उस पे मकान बनाने का लगभग लगभग छोटे से छोटे शहर में 50 लाख का खर्चा, मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। और अगर उसके पास 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को, वो एक को मेडिकल और एक को इंजीनियरिंग करवाता है, तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। मैं मिनिमम ले रहा हूं, वैसे मेडिकल में प्राइवेट सेक्टर में जाओगे करोड़ों लग जाते हैं, मैं तो मिनिमम से मिनिमम ले रहा हूं। उसके बाद में अगर उन बच्चों की शादी करोगे तो 10-10 लाख रुपए मान सकते हैं दोनों के, आज के टाइम पर अगर आपके पास जगह है, आप शादी कर रहे हैं। अब देखिए टोटल आप देखेंगे तो कुल खर्चा हो गया भाई साहब आपका 80 लाख रुपए का। इसमें मैंने आपका कोई मेडिकल का खर्चा नहीं जोड़ा, इसमें मैंने कोई आपकी गाड़ी घोड़े का, आने जाने का, पेट्रोल का, दवा दारू का कुछ भी नहीं जोड़ा मेरे दोस्त। सिर्फ मोटा मोटा खर्चा बताया, जो सिर्फ पढ़ाई, शादी और मकान, ये 3 चीज जो आदमी जनरली रिटायरमेंट के बाद करता है। आपको ये 80 लाख रुपए, अगर एक नॉर्मल आदमी की 50,000 तनख्वाह एवरेज ले लेता हूं, वो है नहीं हिंदुस्तान में 50,000 एवरेज, 50,000 एवरेज ले लेता हूं, और ये सोचता हूं कि वो 50,000 में से मात्र 10,000 रुपया हर महीना बचाता है और लगातार बचाता है, तो एक साल में वो 1,20,000 रुपए बचाता है। उसको कमाने हैं 80 लाख रुपया, जिसमें मकान बन सकता है, घर पर बच्चों की पढ़ाई और शादी। तो ये 80 लाख रुपए कमाने के लिए उसको 66 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अब आप सोचो, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 साल की उम्र में भी नौकरी लग जाता है, तो 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो जाता है। ये 66 साल नौकरी करने के बाद आप इतना बचा पाएंगे? तो आप बताइए, इनकम के सोर्स को बढ़ाना अच्छी सोच है, या जीवन में हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना अच्छे विचार है? हाँ जी, इनकम की सोच को बढ़ाना सर। इनकम के सोर्स। बढ़ाना। अब कुछ लोग क्या करेंगे वो ये बताऊंगा, और इसके बाद इसको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पता सबको है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, यार मैं तो बदनसीब, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो,
मेरे सितारे खराब है, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूं, मेरे अधिक कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मेरे पास ज्यादा लोग जान पहचान के नहीं है, समय नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी बीवी ठीक नहीं, मेरे परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा है। अब आप बताइए, ये जो चीजें बताई, इनका सेफ सोप में काम करने से कोई ताल्लुकात? नहीं है सर। कोई नहीं ताल्लुकात। सर। आपके पास पैसा नहीं है तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहे शेफ शॉप में करो, चाहे कहीं पे भी करो। करना करना चाहिए। तो आपके पास में भी ये ऑप्शन आ सकते हैं। कई बार देखना, आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको लोग मिलेंगे बोले यार मेरा ज्यादा जान पहचान नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है। दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के पास सेम सिचुएशन होती है, हर व्यक्ति के पास पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। बस आपको तय करना है कि आपको जिंदगी में क्या करना है, बहाना बनाना है या फिर आपको इस बिजनेस को करके फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ, जिससे अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, यहां से आप डायमंड बनते बनते मोटा मोटा तौर पे 1,10,00,000 रुपया साल का कमा पाते हैं। अगर आप यहां से फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए तो बताइए, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जी सर। बड़ा घर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जी सर। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे अपनी सकते वाइफ के लिए ज्वेलरी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आज की दुनिया में एक मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। लेकिन इन 5 तत्वों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको 6ठे तत्व की जरूरत होती है, और वो होता है पैसा। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आपको बता देता हूं, इस बिजनेस के अंदर अगर आप डायमंड बन जाते हो तो सारी चीजें जो आपने बोली वो आपको मिल सकती है। अब देखो, इस बिजनेस के अंदर कौन लोग काम करेंगे, ये वीडियो देखना, आपको हंसी भी आएगी, समझ भी आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस बिजनेस से। और इस बिजनेस में वही लोग काम करेंगे जो ये बता रहे हैं, हर व्यक्ति काम करेगा भी नहीं। तो देखिए वीडियो, समझिए। जो लोग मजदूर होंगे, जो आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए, ये वीडियो बिल्कुल सर, ध्यान आवाज से आ रही है। सुनना, पूरा वीडियो आप देखिए और ध्यान से एंजॉय। मजदूर होंगे, जो मजबूर होंगे, वो लोग कामयाब होंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने ताली मारी, 3600 पकवान बने हुए थे। अकबर ने ताली मारी, सभी लोग खाने लगे। सभी लोग खाने लगे, बिरबल नहीं खा रहे थे। अकबर ने बोला, बिरबल खाओ। कहता, नहीं महाराज, काश वो होती तो। कहते, यार कमाल की बात कर रहे हो, रोज भाभी जान के साथ खाना खाते हो, आज हमारे साथ खा लो, क्या फर्क पड़ता है? बिरबल ने बोला, नहीं महाराज, काश वो होती तो। अकबर ने ताली मारी, सभी ने खाना बंद कर दिया। अकबर ने बोला, ये बताओ बिरबल, काश वो होती क्या? कहता, महाराज, काश मुझे भूख होती तो। इस बिजनेस को भी वही लोग कामयाब करेंगे जो लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे जो अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे जो अपने नाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में गाड़ना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे, इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जरूरतमंद होंगे। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जिद्दी किस्म के होंगे। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जुनूनी किस्म के होंगे। डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। माफ करना दोस्तों, माफ करना। उन लोगों के चेहरे नजर आ जाते हैं स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद, जो लोग बोला करते थे, देखेंगे तेरी आएगी गड्डी, हेलो, देखेंगे तू बनेगा करोड़पति। हम लोग चंद उन लोगों की बातें सुन के हम अपने डिसीजन चेंज कर जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा मामा नहीं मानता, मेरी बुआ नहीं मानती, मेरा बापू नहीं मानता, मेरी बेबे नहीं मानती। हेलो, यस और नो? हेलो, यस और नो? यस और नो? क्या सारे काम अपने बापू से पूछ के करते हैं? जिस दिन पहले दिन दारू पी थी, बापू को पूछ के पी थी। चौक पे कुड़ी छेड़ी थी, बापू को पूछ के छेड़ी थी। अरे जिस काम से खानदान का नाम खराब होता है वो बिना पूछे कर सकते हैं, तो यहां तो खानदान का नाम रोशन होता है। डियर फ्रेंड, बिना पूछे क्यों नहीं कर सकते? तालियां बजानी है तो तसल्ली से बजा दो, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है।
बहानेबाज लोग यहां पे कामयाब नहीं है डियर फ्रेंड्स, माफ करिएगा, बहानेबाज लोग कामयाब नहीं है यहां पे। मैं करता लेंदा, मेरे कोल पैसे नहीं है, मैं करता ला की करा जे मेरे अगे दो ना बने ता, मैं जुड़ता जा जे कंपनी भज गई ता, ये ता की ऐसी तैसी हो रही है। हेलो यस और नो, ये ता ने ता का छोटा ही नहीं कहीं का भाई गोड़े, ता दो ना बने ता, ए ना होया ता, कंपनी भज गई ता, फलाना हो गया ता, जे भला तू ही मर गया ता। हेलो यस और नो, मेरे कोल पैसे नहीं है जी, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं दोस्तों, कान पकड़ के माफी है, दोनों दोनों पैर भी जोड़ लेता हूं, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप मेरे माता पिता समान है, यहाँ पे जितनी लेडीज बैठी हैं आप सारी मेरी सगी बहनें, मेरी मां समान है डियर फ्रेंड्स। बट कड़वी बात करूंगा, मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हेलो, मान लो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो जाए, बच्चा होने वाला हो, वो दर्द से करा रही हो, मेरे को अस्पताल लेके जाओ, बोलना रहने दे अगले महीने कराऊंगा तेरी डिलीवरी, हले मेरे को पैसे नहीं है। यस और नो, यस और नो, फिर क्या करोगे? पैसे तो है नहीं आपके पास, क्या करोगे? क्यों क्यों क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मर जाएगी दोस्तों, आपका होने वाला वो बच्चा जो खानदान का नाम रोशन करता है वो मर जाएगा। 4500 का जुगाड़ वही आदमी करेगा जो अपने आप को मरता हुआ देख सकता है, पर अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता डियर फ्रेंड, वो करेगा 4500 का जुगाड़। हमें तो जिंदगी दिखी थी डियर फ्रेंड्स, हमने तो किया था जुगाड़, हम तो सरेआम बोलते हैं हमने किया था जुगाड़, हमने तो अपनी माँ की चेन बेची थी दोस्तों, कोई डर नहीं, हमें कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। यार हम लोग क्या बेच रहे हैं? लोग बोलते हैं मेरे बस का बिजनेस नहीं है, मेरे बस का बिजनेस नहीं है। लोग दोस्तों पैसों के लिए रिश्वत लेते हैं, रिश्वत, लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, लोग पैसे के लिए अपनी बहन बेचते हैं, पैसे के लिए अपनी मां बेचते हैं, तो क्या हम पैसे के लिए टीटीएन का सामान नहीं बेच सकते डियर फ्रेंड्स? मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। समझ में आया आप लोगों को इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे? बिल्कुल सर। तो देखिए दोस्त, ये बिजनेस आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, तो इसके लिए आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये बिजनेस करना है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। अगर जो बहाने बनाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए सोशल मीडिया आप यूज करते हो ना, ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है? आपके दोस्त ने पोस्ट करी है, क्या लग रहा है आपको? हवाई जहाज में बैठा था ऐसा लग रहा है। लेकिन इस दोस्त का भी एक दोस्त था, और कहते हैं कि हर एक दोस्त का एक कमीना दोस्त होता है, उसने इसकी पूरी फोटो दोबारा पोस्ट कर दी। समझ में आ रही? दिख रहा है आपको क्या करा है ये दोस्त? जी सर। अब एक बात बताओ, ये बहाना बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा है। लेकिन अगर आपको सेफ शॉप ये कह रही है कि भैया आप यहाँ काम करो और आपको मैं यहाँ से आपको अकेले पहले हिंदुस्तान में नैनीताल का ट्रिप दूंगी, उसके बाद में एक थाईलैंड का ट्रिप दूंगी, आप अकेले एक बार घूम लीजिए 2 जगह पर, हिंदुस्तान और विदेश में, तो आप घूमने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बाहर कैसे जाते हैं। उसके बाद आपको 18 रैंक तक लगभग आप देखिए 12 बार आपको और आपकी वाइफ के साथ में आपको थाईलैंड, दुबई, हांगकांग, मालदीव, सिंगापुर, चाइना, यूरोप, रशिया, स्विट्जरलैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और यूएस घुमा दूंगा। अब एक बात बताओ, आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो अब आप बताइए कि आपको बहाने बनाने चाहिए, वैसी फोटो खींचनी चाहिए, या सच में जाने के लिए आपको काम करना चाहिए? सच में जाने के लिए काम करना चाहिए। हाँ देखो, हमने भी मेहनत करी थी, मैं भी यहाँ से विदेश जाके आया हूँ। ये आपको सामने फोटो दिख रही होगी, यहाँ पर हमारे सीनियर मेंटर हैं
हरी सर भी हैं, हरी सर के अप्लायंस भी है, अजय पंडित सर भी हैं, राम सर भी हैं। हम यहाँ से थाईलैंड वगैरह जाके आए थे। हरी सर यहाँ से लगभग लगभग आज बात करें तो 20 से 25 कंट्री घूम चुके हैं, और अभी नेक्स्ट ईयर मैं और मेरी वाइफ फिर से हम विदेश यात्रा पे जाएंगे। अब बताओ, मैं भी तो बहाना बना सकता था, जी सर। हमारे सीनियर भी तो बहाना बना सकते थे, जी सर। लेकिन इस बिजनेस में जो बहाना बनाता है वो कभी सक्सेस नहीं होता, और जो मेहनत करता है उसको एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। तो क्या करना चाहते हो, बहाना बनाना चाहते हो या जिंदगी बनाना चाहते हो? जिंदगी बनाना चाहते जिंदगी बनाना चाहते हो तो इस जिंदगी बिजनेस में अपने टारगेट अचीव करो। अभी भी टारगेट निकला हुआ है आप लोगों के सामने, थाईलैंड का टारगेट। उसके बाद देखो, ये मोहतरमा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, और क्या लिखा है इससे फोटो पे? महल देखने गए हैं। हैं। लेकिन इसकी भी कोई सहेली थी, उसने इसकी दूसरी फोटो लगा दी, दिख रही है? अब ये जी सर। महल घूमने गई थी कि क्या कर रही है? तो ये है बहाना बनाने वाली जिंदगी। देखो, महल तो हम भी घूम के आए। ये देखिए जैसलमेर फोर्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर ये मेरे साथी हैं टीम के, रमेश चौधरी हैं जो यहाँ पर पर्ल लेवल के ऊपर है, मनोहर जी हैं जो यहाँ पर अभी सिल्वर लेवल पे हैं, और मेरे साथ में अभी देखिए मरकरी लीडर हैं, ट्रिपल डायमंड सुधीर सर हैं, और हरिरथ सर हैं। तो आपको इस बिजनेस में घूमने का मौका भी मिलेगा। आप देखिए ये जो बाइक है, कितनी शानदार है ये बाइक। चाहते हो ऐसी बाइक लेना? जी सर। जी सर। दिख रही है, दिख रही है बाइक। ये था बहाना। और सर देखो हमने यहाँ मेहनत किया, मैंने यहाँ से 2,60,000 का हिमालयन का बाइक लिया, और मेरी टीम में लगभग लगभग 11-12 लोगों ने अच्छी अपनी पसंद की गाड़ियां लिया, बाइक लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। क्या बनाना चाहते हो? सर जिंदगी बनाना। जिंदगी बनाना चाहते हो? ये मेरे गांव के पास में जोमनेर है, वहां पर मॉडिफाइड कार मिलती है, और ये 2000 या 1996 का मॉडल होता है। 800 गाड़ी है ये, 800। लेकिन लोग अपने शौकिया तौर पे उसको ऐसा मॉडिफाई करवाते हैं। आप बताओ, क्या आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो या ऐसी पुरानी गाड़ियों के साथ जिंदगी में बहाना बनाना चाहते हो लोगों को दिखाने के लिए? अच्छी गाड़ी लेना अच्छी चाहते गाड़ी। हैं। आज आप देख लो, हमारे सीनियर हैं मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर। मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा के बिल्कुल इनका सर का यहाँ बिल्कुल अभिनंदन करेंगे। आज सर ने देखो इस बिजनेस के माध्यम से, जिनके घर में एक मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, इन्होंने यहाँ से पहले क्रेटा गाड़ी ली, और उसके बाद आज Audi Q5 गाड़ी ली है, 70 लाख रुपए की गाड़ी ली है। अब आप सोच के देखिए, यहाँ से आज इनके पास में ये गाड़ी है, आज ये अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आज ये इन्होंने खुद ने नहीं, आज इनकी टीम में रोज कहीं ना कहीं गाड़ी निकलती है। आज देखो मेरे खुद के सीनियर हैं कमल सर, जिन्होंने यहाँ से XUV गाड़ी लिया। उसके बाद राम सर, जिन्होंने फिर अपने लिए क्रेटा गाड़ी ली, और फिर उन्होंने मुझे क्रेटा गाड़ी दिला दी। अब आप बताइए, जब कंटिन्यू हरी सर के वजह से कमल सर के पास आई, कमल सर के डाउन में राम सर के पास आई, राम सर के डाउन में मेरे पास आई, तो आपके पास में भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? आएगी सर। बिल्कुल। तो अब बताइए कि बहाना बनाना चाहिए या जिंदगी बनाने के लिए काम कर लेना चाहिए? जिंदगी बनाने के लिए काम करना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा लैपटॉप है? अभी आपको बहुत लोगों ने, आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा। ये फुल लगा दे। ये एप्पल का है। तो भाई साहब ने एप्पल लगा दी पीछे आधी खाकर, ठीक है। अब आप देखो, बहुत से लोग होंगे चाइनीज मोबाइल लेंगे और उसकी रिंगटोन आईफोन की रखेंगे। मोबाइल कोई सा भी लेंगे, उसका पीछे कवर के पीछे आईफोन वाला कवर ले लेंगे, बहाना बनाएंगे। आईफोन इतना आसान थोड़ी लेना। लेकिन आप देखो, हमारे सीनियर लीडर हैं मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर, जिन्होंने यहां से सबसे पहले एक आईफोन 12 प्रो, एप्पल का मैकबुक और एयरपोर्ट लिया था, जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में इन्होंने 3 चीजें खरीदी थी, यहां से मोबाइल, लैपटॉप और एयरपोर्ट। जब इन्होंने लिया, उन्होंने अपने डाउन में कमल सर को आईफोन 15 प्रो मैक्स प्रो दिलाया और मैकबुक दिलाई। और उसके बाद अभी आप लोगों के सामने राम सर ने अब यहां से 512 GB का लगभग 1,54,000 का अभी फोन लिया। और अब अगला नंबर आपको मालूम है, मेरा है, और उसके बाद आप लोगों का है। जी सर। तो बताइए, जब इनके पास, आप सोच के देखिए,
आज एक फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति ये मैक्स प्रो का नहीं ले पा रहा है, और ये कांस्टेबल व्यक्ति आज इस बिजनेस की पावर की वजह से ले पा रहा है। तो दोस्त, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो, क्या बनाना चाहते हो? जिंदगी सर। जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये देखिए, शहरों में लोग कहते हैं कि अपने गांव में बीघे की जमीन छोड़ के शहर में 100 गज का प्लॉट लेने को लोग तरक्की कहते हैं। आज ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो 50 गज में, 60 गज में कोठियां बना के बेच रहे हैं। कोठियां आप देख लेना, और बड़े प्राउड से कहते हैं कि हम वहां रहते हैं। आज ये देखो, बहाना बना लो, या देखो हरी सर ने अजमेर शहर के अंदर अपना मकान लिया, 300 गज में लगभग 1.5 करोड़ का मकान लिया, और उसके बाद अभी अपने गांव में फार्म हाउस बना रहे हैं। कमल सर ने जयपुर शहर में ये 3 फ्लोर का मकान लिया, और अभी दिल्ली के अंदर उन्होंने अभी एक फ्लैट लिया है। अभी आप देखिए, ये हरी सर का अभी रिसेंटली फार्म हाउस बन रहा है उनके गांव में, और आपको बहुत ही जल्दी इसकी और भी फोटो मिलेगी। अभी आप ये वीडियो देखिए, 1 बीघा के अंदर पूरा ये अभी इन्होंने बनाया है। इनके पास में भी ऑप्शन था, कांस्टेबल थे, क्वार्टर्स में रहते थे रेलवे के, और आज देखो यही इस बिजनेस के माध्यम से। दिखाई दे रहा है आपको वीडियो? जी सर। सर जी बिल्कुल। ये फार्म हाउस बन रहा है। ये हमारी माताजी चाय लेके आ रही है। चाय सारे दिन मकान बनाने में लगी रहती है, सबसे ज्यादा मेहनत। ये हरी सर की माताजी है, और ये डायमंड हाउस तैयार हो रहा है। लगभग 2000 वर्ग गज में फार्म हाउस रेडी हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बहाना बनाते तो अभी कहाँ रहते? क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में, जिसमें चूना झड़ता रहता है, बरसात में पानी गिरता रहता है। और आज 2000 वर्ग गज के अंदर आज अपना मकान बना रहे हैं। यहाँ पहले अजमेर में ले लिया, अब जयपुर में ले लिया, और आज इस बिजनेस की बदौलत कमल सर को इन्होंने सिखाया। कमल सर ने जयपुर में मकान लिया और दिल्ली में फ्लैट ले लिया, और आज उसके बाद राम सर चल रहे हैं और हम चल रहे हैं, और उसके बाद आपका नंबर है। तो बताओ क्या चाहते हो जिंदगी में, बहाना बनाना या जिंदगी बनाना? जिंदगी बनाना। देखो, बदलाव को स्वीकार करो। नहीं करोगे तो देखो ऐसा आएगा कि बच्चे बार बार एलईडी लाने की जिद कर रहे थे, तो एलईडी लाई नहीं की, दीवार तुड़वा के अंदर टीवी को घुसा दिया। समझ में आ रही है? देखो भाई साहब, हमने भी लेके आए थे यहाँ पर, और आपके सामने बहुत सारी चीजें जो दिखा रहा हूं विद एविडेंस। अब बात करते हैं, देखिए दोस्त, आपको इस बिजनेस के अंदर अगर इनकम को बढ़ाना है तो आपको अपने बिजनेस प्लान के अलावा आप ये कोशिश करिए कि रिटेल इनकम को आप यहां से स्टार्ट करिए। रिटेल इनकम, रिटेल इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने घर का सामान यहां से मंगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहां पर रसोई का एक पैक आता है, ला रसोई के नाम से पूरा पैकेट आता है, लगभग 18 बिजनेस वॉल्यूम के आसपास वो आता है। 1 महीने के लिए एक 5 से 6 लोगों के परिवार के लिए सफिशिएंट है। एक वो आता है, उसके अलावा आप टूथपेस्ट लेते हैं, फेस वॉश लेते हैं, साबुन लेते हैं, सर्दी का सीजन है, कफ सिरप वगैरह या कुछ और चीज ले लेते हैं, तो लगभग 1 महीने में एक आदमी 30 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यूज कर सकता है। हर महीना 30 बिजनेस वॉल्यूम का एक व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर सकता है। 30 का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30 से नीचे करते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। अगर आप यूज करते हैं और आप 1 साल में अपने साथ 10 लोग ऐसे कर दे जो 30-32 बीवी के आसपास हर महीना प्रोडक्ट ले, तो आपकी इनकम देखो कितनी होती है। अगर 30 से ऊपर, मैंने एवरेज माना 32, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन बिठानी थी इसलिए मैंने 32 एवरेज लिया। हो सकता है कोई 50 का भी ले ले, कोई 20 का भी ले ले। एवरेज मैंने बोला कि 1 महीने में अगर रिटेल बिजनेस आप 320 बिजनेस वॉल्यूम करते हो,
मात्र 320 बिजनेस वॉल्यूम आप एक महीने में रिटेल में निकालते हो 30 दिन के अंदर। तो अब आप देखो कि आपको यहां से उस महीने की इनकम हो जाएगी 800 रुपया। 800 रुपया आपके पास एक एडिशनल इनकम आने लग जाएगी सिर्फ रिटेल से। अगर अगली साल आपने उन 10 लोगों को यह बोला कि आपको कम से कम 1-2 बीवी का प्रोडक्ट रोज निकालना है और अपने साथ 10 लोग ऐसे ज्वाइन करवाने हैं जो अपने घर का सामान यहां से मंगा सकते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन वो प्रोडक्ट यहां से एक बार उसके घर पहुंचा दो। उसको अगर टूथपेस्ट पसंद आ गया तो वो टूथपेस्ट यही लेगा, उसको राशन का सामान पसंद आ गया तो वो यहीं से लेगा। बस आप एक बार नेटवर्क बना दो। अगर अगली बार 100 लोगों का नेटवर्क हो जाता है और वो हर महीने 32 बीवी का मंगाते हैं तो आपका अब हर महीने की इनकम हो गई 8,000 रुपए की। उसके बाद अगर आपने उन 100 लोगों से 10-10 लोगों का नेटवर्क और ऐसा बना दिया जो कि परमानेंट हर महीना 30 से 32 बीवी का सामान लेते हैं, तो आपकी इनकम यहां से हर महीने की निकल के आती है 80,000 रुपया। और अगर आप थोड़ा और एफर्ट कर देते हैं, अगर 10,000 के नेटवर्क आपका 30-32 बीवी का हर महीना प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपकी हर महीने की आती है 8 लाख। आज आप बताइए, आज आप किसी न किसी को राशन की दुकान दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? जी सर। कपड़े की दुकान दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? जी सर। आप किसी को मेडिकल के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते? हर चीज के बारे में आप बताते हैं, लेकिन अगर आप हर चीज की जगह सिर्फ और सिर्फ सेफ सोप के प्रोडक्ट के बारे में बताओ और आपका नेटवर्क सेट हो जाए रिटेल के अंदर, तो आप 8 लाख रुपया, कोई अलग से आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी। आपको तो सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है कि भैया इन इनके सामान जाना है और आप एक साथ बल्क में उठा के और उनके घर पे पहुंचाना है, बस। या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो बताइए, रिटेल के अंदर भी आप 8 लाख कमा सकते हैं और आप पेयरिंग इनकम के अंदर भी एक वहां से एक अलग से इनकम ले सकते हैं। आज हमारे सीनियर ने यही किया। आज देखो, हरी सर का पिछली 3 साल की आमदनी बताता हूं पेयरिंग इनकम और रिटेल इनकम से। लॉकडाउन लगा था सन 2020 और 21 के बीच। उस समय 11 महीने हमारी कंपनी चली थी। उस महीने सर की जो आमदनी थी वो आपको दिखाई दे रही है? कोई पढ़ के बता सकता है मुझे? 71 लाख 71 लाख 4,119 रुपए। अब आप सोचो, उस साल इन्होंने भारत सरकार को टैक्स दिया था 2,68,000 का। तो सोच के देखो, लॉकडाउन चल रहा था उस समय इतना टैक्स दे दिया था इन्होंने और इतना पैसा कमाया था। जोड़ना में अब मेरी गणित थोड़ी कम है, आप जोड़ना। यहां था 71 लाख। उसके अगली साल उन्होंने कमाया फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में कितना कमाया यहां पर? हाँ जी, 87,81,000। लगभग कितना हो गया दोनों मिला के? 71 और 87 लाख। एक करोड़ 58। हाँ जी, 1,58,000 हो गई। ठीक है। अब उसके अगली साल आप देखना, इस साल का फाइनेंशियल बता रहा हूं, इस साल 2023 और 24-25 का तो आप देखना, ये 23 और 24 का कितना है यहाँ पर? कोई पढ़ के बताएगा मुझे लास्ट में? 1,10,00,000। 1,10,00,000 टोटल कितना हो गया? आपने 1,58 तो बताया था, 1,58 में 1,10 जोड़ दो, 2,68,00,000 रुपए। ये 3 साल की कमाई है। अब आप में यहाँ कोई बैठा हुआ है जो पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अपने खाते में 2,68,000 रुपया सेविंग के दिखा सकता है? कोई नहीं सर। नो सर। तो अब आप सोच के दिए, आपको बदलाव को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर। अभी भी जिंदगी में बहाने बनाने चाहिए या यहाँ काम करके
ऐसा आमदनी कमाना चाहिए। काम करके और अब आपको आपके लिए खुशखबरी भी है कि अब बिजनेस अप्रैल 2024 से प्लान के अंदर इनकम बढ़ा दी गई है, जिसमें अब आप यहां 2,08,00,000 एक ही साल में कमा सकते हैं। तो अब आप देखिए दोस्त, यहां से जिन्होंने काम किया उन्होंने यहां से बहुत अच्छा अपने परिवार को मान सम्मान दिलाया। आप देखिए सर के बारे में दिखा रहा हूं, सर ने अपने पूरे गांव को, जो भी इनके रिश्तेदार थे, सबको आगरा के एक 5 स्टार होटल के अंदर, है ना, और टीडीएस भी कम कर दिया। अब पहले 5% करता था, अभी 2% ही कट रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो आपकी इनकम वैसे भी बढ़ गई है। आप देखिए यहां पर इन्होंने अपने पूरे परिवार को मान सम्मान दिलाया, इनके रिश्तेदार, वाइफ के, इनके सास ससुर साला, सब कुछ सम्मान दिलाया। आप सोच के देखो, जिस नौकरी में उसमें आप अपनी वाइफ को भी सम्मान दिला पाते हो क्या? सोच के देखो, वाइफ को छोड़िए, आपको भी क्या सम्मान मिलता है क्या? जितना सम्मान यहाँ पर पूरे परिवार खानदान को मिल रहा है। अब और आगे लेके चलते हैं आपको। ये वीडियो है हरी सर की वाइफ का वीडियो है, एक बार आप इसको देखिए, सुनिए कि इनके पास भी बहाने बनाने के ऑप्शन बहुत सारे थे, लेकिन इन्होंने एक ही बात करी, या तो बहाना बना लो तो हम क्वार्टर में रहेंगे, और अगर बिजनेस को बना लिया जिंदगी बन जाएगी। और आज वो सारे काम इन्होंने किए, लेकिन इनके जीवन में भी वो समस्या आई थी जो हमारे हैं। अगर इनकी बात सुनने के बाद में भी अगर आप बहाना बनाते हो तो दोस्त, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसी परिस्थिति में हो वैसी ही परिस्थिति में रहोगे। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर सिल्वर के सम्मान के बाद इनका दिल्ली से ट्रांसफर अजमेर हो गया। वहाँ 6 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। ये बहुत परेशान रहते थे, पैसों की भी इतनी तंगी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, नौकरी होने के बावजूद। कभी कभी तो आटा भी नहीं रहता था घर में। गांव से दाल आती थी तो उनकी दाल और चावल की खिचड़ी बना के खाते थे हम। वहां लोगों को बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने कॉलोनी में सब लोगों को प्लान दे रखा था, तो किसी से उधार पैसे भी नहीं मांग सकते थे हम। क्योंकि मांगते तो सब लोग यही बोलते कि बोला हमको तो बोलते हैं, बोला 8 लाख मिलेगा। बहुत परेशानियां आई। ये डायमंड शिप तो आज मिली है, पर हमने बहुत दुख झेले हैं, पैसों से भी, और बहुत सारी दिक्कतें आई। हमारे पास बच्चे नहीं थे पहले, हमारी शादी को 15 साल हो गए थे, पर हमारे पास बच्चे नहीं थे। तो वहाँ कॉलोनी में और गांव में सब ये बोलते थे कि ये लड़का तो पागल है, पर क्या तुम भी पागल हो क्या? तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? ये तो कंपनी के पीछे पागल हो रहा है, तो तुम तो अपना इलाज कराओ। ये जब बच्चे ही नहीं होंगे तो इस पैसों को खाने वाला कौन है? तो मैं उनको, सभी लेडीजों को मुंह पे तो ऐसे बोल देती थी कि मेरे देवर के हैं, मेरी ननद के हैं, मेरे भाई के हैं, मेरी बहनों के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। पर मैं बहुत रोती थी, बहुत दुख होता था मुझे कि लोग आज मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, पर भगवान पे भरोसा था मुझे कि एक दिन यही परमपिता परमेश्वर मुझे डायमंड शिप भी देंगे और बच्चा भी देंगे। इतने नहीं जंग है, जीत जाएंगे हम। तो बताओ, इनकी जिंदगी में भी तो परेशानियां थी। हाँ जी, जी सर। सोच जी रहे हो, बिल्कुल सर। सारी परेशानियां थी इनके पास में भी। पैसे कम थे, बच्चे नहीं थे, नौकरी के अंदर इतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी, हाँ, बहुत सारी परेशानियां झेली। लेकिन आज आप देखिए, आज बच्चे भी हैं, आज रहने के लिए शानदार घर, फार्म हाउस भी है, आज घूमने के लिए शानदार क्रेटा और ऑडी गाड़ी भी है। आज ये अभी अपने हस्बैंड के साथ वियतनाम जाके आए हैं, अभी रिसेंटली इस्तांबुल जाके आए हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये उस समय बहाना बना लेते तो जो चीजें आज है क्या हो पाती?
नहीं सर। शायद जो बच्चे कह रहे हैं ना वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि पैसा लगता है ट्रीटमेंट के अंदर। आप एक बात सोच के देखिए कि आज इतनी परेशानी जितनी इन्होंने झेली हमारे पास नहीं है। इनके समय में ऑफलाइन बिजनेस चलता था, लोगों के प्रोडक्ट ले लेके आने पड़ते थे, वहां से लोगों के पैसे लेकर बैंक में जमा करा के डीडी बनाना पड़ता था, उसके बाद उसका होता था। केवाईसी के लिए लोगों से पैन कार्ड और उनकी पासबुक मांगकर दिल्ली ऑफिस में जाके फॉर्म भर के और वहां पर उसको दिखा के और फिर लानी पड़ती थी। किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता था तो वापस उसको घर से उठा के दिल्ली जाके वहां दे के आना होता था। ये ऑनलाइन जूम तो आज चला है, ये लोगों के घर घर जा जाके शाम के टाइम पर समय मांग मांग के सिखाया करते थे। और आज आपके एक फोन कॉल के ऊपर आप देखिए कि ऑर्डर प्लेस हो जाता है, एक फोन से, एक फोन कॉल पे आपका प्रोडक्ट वापस चेंज रिसीव्ड हो जाता है, जो ऑप्शन है जो चाहिए वो प्रोडक्ट आ जाता है। आज आप देखिए पहले प्रोडक्ट आता था 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में, आज 2-3-4 दिन लास्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। अभी भी अगर आप बहाना बनाओ तो दोस्त आपका कोई कुछ फिर सिल्वर। और अब बताते हैं बिजनेस के बारे में, और बातें बताता हूं। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक आश्रम था, ब्लाइंड आश्रम, उसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें कुछ बच्चे भी थे। तो एक बड़ा व्यापारी वहां गया, तो वो एक दिन वो वहां पैसा देने जाता था गरीबों के लिए, अंधे लोगों के लिए। तो एक दिन वो वहां बैठा था तो उसके पीछे 4-5 बच्चे खेल रहे थे और वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उनको कई क्लास में बताया था हाथी के बारे में, तो वो हाथी को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो वो बिजनेसमैन बड़ा ऐसा उसके मन में विचार आया, क्यों नहीं इनको रियल में हाथी दिखाया जाए। तो वो उन 6-7 लड़कों को ले जाता है और उनको एक हाथी के पास छोड़ देता है और कहते हैं कि बेटा ये हाथी होता है, आप मुझे बताना हाथी कैसा होता है। वो 6-7 लोग उस हाथी को अलग अलग जगह से टच करते हैं, बॉडी को देखते हैं और फिर बाहर आते हैं। फिर वो व्यापारी पूछता है हाथी कैसा था। अब आप सुनना और मुझे बताना क्या ये गलत है या सही है। एक व्यक्ति आया, छोटा वाला बच्चा, वो आके कहता है सर हाथी तो एक खंबे की तरह होता है, क्योंकि उसने उसकी टांग पकड़ी थी। क्या वो सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था? जी सर सही बोल रहा था। सही बोल रहा। फिर उसके बाद दूसरा आया, वो कहता है कि सर हाथी एक झाड़ू की तरह होता है, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी। वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। फिर तीसरा आता है, वो कहता है कि सर हाथी तो एक पाइप की जैसे होता है, क्योंकि उसने उसकी सूंड पकड़ी थी। फिर चौथा आता है, वो हाथी को बताता है कि सर हाथी तो एक सुई की तरह होता है, मोटी सुई की तरह, क्योंकि वो उसका दांत पकड़ता है। फिर पांचवा आता है, वो कहता है सर हाथी तो एक दीवार की तरह होता है, क्योंकि वो उसके पेट पे हाथ लगाता है। बताओ ये 6 के 6 लोग झूठ बोल रहे थे? नहीं सर। सच बोल रहे थे। ऐसे ही आपको डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति बाहर मिलता है, कोई बोलेगा कंपनी भाग जाएगी, सही बोल रहा है। कोई बोलेगा कंपनी टोपी पहनाने का काम है, सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस नजरिए से देखा है, उस तरीके से देखा है। आपको ये वीडियो, अगला वाला वीडियो आप सुनिए। सोनू शर्मा जी का एक वीडियो है कि आप ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर करें या एसी डब्बे में, क्या फर्क होता है, एक बार देखिए। हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफर कर रही बहुत सारे साल, जिसमें एसी भी नहीं होता था, मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फर्क होता है। जो फर्स्ट क्लास में सफर करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफर करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफर करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफर करते हैं, वैसी ही बातें होती है। समझ में आया? जी सर। अब आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। लोग क्या बोलेंगे आपको? लोग बोलेंगे बेवकूफ बनाने का धंधा है। क्यों? उन्होंने वैसा ही देखा है। लोग बोलेंगे अंत बुरा होगा। क्यों? उनके साथ हुआ है। फंसने का धंधा है, खुद तो फंस गए हो, दूसरे को फंसा रहे हो। खुद टोपी पहन ली, दूसरे को क्यों पहना रहे हो? तुम ही बन जाओ करोड़पति। अब ये बताओ, इन व्यक्तियों के पास अगर ढंग से नॉलेज हो तो क्या ये बात बोलेंगे? नहीं सर।
और अगर आपके पास ढंग से नॉलेज होगा तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे सर। नहीं मानेंगे। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको कोई मार्केट में ऐसा कहता है तो आप उसकी बात मान लेते। जी सर। आपको नॉलेज क्या होना चाहिए? कंपनियां कितने प्रकार की है। कंपनियां आपको बता देता हूं। कंपनियां यहां पर आप देखिए, लगभग 5 प्रकार की कंपनियां आपके सामने है। पहली कंपनी होती है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी, वित्तीय कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनियां होती है जो आपका पैसा लेती है, आपको उसके बदले, पैसे के बदले कुछ नहीं देती है, आपका पैसा लेती है, उस पैसे को किसी और व्यवसायी को व्यवसाय करने के लिए या कोई जरूरत का सामान लेने के लिए लोन देती है, उससे कुछ इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट से अपना खर्चा और आपको थोड़ा सा ब्याज दे देती है। ऐसी कंपनियां कौन सी है? बैंक। जितने भी बैंक है, आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी देते हैं, आप पैसा जमा कराते हो उसमें, आपका पैसा लेती है, किसी बड़े बिजनेसमैन को देती है, वहां से लोन का इंटरेस्ट लेती है और आपको ब्याज देती है। होता है कि नहीं होता? जी सर। ऐसे ही एक कंपनी आई थी जिसका नाम था सहारा इंडिया। अब लोग आपको मार्केट में क्या बोलेंगे? सर बहुत सी कंपनी आती है, भाग जाती है पैसा लेके। तो आप बताओ, क्या सरकारी बैंक बहुत सारे मर्ज नहीं हुए क्या? बंद नहीं हुए क्या? हुए। सर मर्ज हुए हैं। गूगल उठा के देख लेना, मर्ज तो छोड़िए, आप गूगल उठा के देख लेना, 50 से ज्यादा बैंक है जो बंद हो चुके हैं। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो यहां पर जो बैंक में पैसा जमा नहीं कराया हो, बैंक में खाता नहीं हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं। तो दोस्त, लोगों को नॉलेज नहीं है कि वो कैसी कंपनी थी। दूसरी कंपनी होती है जिसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, चिट फंड कंपनियां, जो भारत सरकार ने ऑलरेडी बैन करी हुई है। आप गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं, 1978 एक्ट, 1978 एक्ट के तहत ये कंपनियां बंद है और ये कंपनियां कोई प्रोडक्ट नहीं देती है। लेकिन आप बताइए, आपने नाम सुना होगा, आपको बोलेंगे लोग बाग, अभी आपने सुना होगा कि एक कंपनी आई थी पहले, बाइक बोट करके। वो लोगों को कहती थी कि आप पैसा दो, आपके नाम की एक बाइक चलेगी ओला में या उबर में, उसका आपको पैसा मिलेगा। वो कंपनी लोगों से पैसा लेती थी और जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि पहले की कंपनियों के अंदर कोई भी इनका टीडीएस नहीं करता था, तो गवर्नमेंट में कोई इनका रजिस्ट्रेशन, कोई गवर्नमेंट को दिखाना नहीं पड़ता था, ये पैसा डायरेक्ट लेती थी अपने पास में। ये जो टीडीएस करता है ना, वो इसीलिए करता है कि गवर्नमेंट के पास उस एंटिटी की रजिस्ट्री है। तो ये जो कंपनियां आई थी, ये कंपनियां ऐसे करी, इसने मार्केट खराब, तो लोग क्या कहते हैं? कंपनी भाग जाएगी पैसा लेकर। आप मुझे बताइए, आज भी आपके गांव में या शहर में जो महिलाएं हैं वो बीसी करती है कि नहीं करती है? करती हैं। जानते हैं बीसी सोसाइटी चलाती है कि नहीं चलाती है? करती है सर। क्या होता है उसमें? 5 महिलाएं होती है, 5 महिलाएं 1000-1000 रुपए डालती है, फिर उसके बाद में 1 महीने में वो चिट निकालती है, वो पर्ची जिसके हाथ में आ जाती है, वो 5000 रुपए वो 5 महिलाएं उसको दे देती है, और अगली बार जो चिट उछालेगी उसमें उसका नाम नहीं होता है, जब तक उसके 5000 उतर नहीं जाते। 5 महीने बाद उसका नाम वापस ऐड होगा। करती है कि नहीं करती है बीसी वाला सिस्टम? जी सर। मेरी मम्मी करती है, आज भी करती है मेरी मम्मी। हर महीना वो 5000 रुपए बीसी में डालती है, वो महिलाएं करती है। कभी उनके पास लाख रुपए आ जाता है, कभी कभी 2 लाख रुपए आ जाता है, उसको यूज कर लेती है, फिर कुछ महीने बाद बिना ब्याज के, इंटरेस्ट के, वो महिलाएं आपस में। अब बताओ, किसी महिला का माइंड खराब हो गया, वो पैसा लेके भाग सकती है कि नहीं भाग सकती? लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो ये देखिए दोस्त, आप जब इस बिजनेस को समझे ना, ऐसे पूरी तरीके से रहो कि चलता सब है साहब, लेकिन लोग वो जो जो चीज उनके साथ हुई है या सुनी सुनाई बातें हैं उन पे ये ऑलरेडी बैन है। उसके बाद होती है कॉमर्शियल कंपनियां। ये कॉमर्शियल कंपनियां वो होती है जिसके अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज जो महिला है जूही चावला, वो कहती है कि मेरे घने लंबे काले बालों का राज केश क्रांति पतंजलि, और घर जाके देखती है कि उसका पति मोटा है, सही बात। तो कहती है उसके लगा ले, उसके क्यों नहीं लगाया तूने? तेरा पति तो मोटा हो रहा है और तू दूसरों को कह रही है लंबे घने बालों का बाल। तो अब आप सोच के देखो, ऐसे ही आप देखना बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि माई सीक्रेट इज द बूस्ट, और वो व्यक्ति आज, पहले सचिन बोलता था माई सीक्रेट इज द बूस्ट, फिर सचिन के बाद में पहले कपिल देव बोलते थे, फिर सचिन बोलता, फिर धोनी बोला, फिर विराट कोहली बोला।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली बूस्ट तो छोड़िए, हिंदुस्तान का पानी नहीं पीता है। विराट कोहली बाहर से पानी मंगाता, फ्रांस से उसका पानी आता है जो 4,000 रुपए लीटर आता है, गूगल करके देख लेना। अब बताओ, वो व्यक्ति हमें वो चीजें बेच रहे हैं, क्या आपको लगता है शाहरुख खान बोलो जुबा केसरी खाता होगा? नहीं खाता। अब उनको कोई फर्क पड़ा क्या? आपके गुटखा खाने से कैंसर हो जाओ, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। ये होती है जी नहीं कॉमर्शियल सर। कंपनी, इनमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान क्या बेचता है, ऐश्वर्या राय क्या बेचती है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको स्मोक भी करवा देती है, आपको दारू भी पिला सकते हैं, आपको पैर बांध के उल्टा लटकने के लिए पेप्सी पीने के लिए बोल देते हैं, और उसको बांध के कई मरे भी हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। ये होती है कॉमर्शियल कंपनियां। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो यही बोलता है। पानी दे दो। फिर होती है इंश्योरेंस कंपनियां। अब बहुत सी कंपनियों ने इंश्योरेंस का चोला ओढ़ के आई थी, क्योंकि इंश्योरेंस, आदमी पैसा बचाता है बुरे वक्त के लिए, अच्छे वक्त के लिए पैसा नहीं खर्च करता। वो पैसा हमेशा ये कहा गया है हमारे दिमाग में कि पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब बुरे वक्त आने का मैं इंतजार करूं? अरे इतना पैसा कमाओ कि बुरा वक्त आए ही नहीं साला। लेकिन इंश्योरेंस उस तर्ज पे आया था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो लोग अपनी जिंदगी के बाद के बारे में सोचते थे और पैसा डालते थे, और ऐसी कंपनियां बहुत से लोगों को चूना लगा के गई। फिर भारत सरकार ने एक रेगुलरी एक्ट बनाया और एक IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसको बोला कि जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी खोलेगा उसका पूरा बकायदा डिटेल होगी, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके पैसे का 18% GST लगेगा। फिर ये कंपनियां बंद हो गई ऐसी। अब गिनती की आपके सामने इंश्योरेंस समझ में आएगी, HDFC, LIC, ये वो टाटा वगैरह वगैरह, नहीं पहले हर कोई कर रहा था। इसके बाद आती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो है 2016 में उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड आपकी गाइडलाइन निकाली थी, और इसके तहत भारत सरकार के अंदर आज के डेट में 457 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। अब आपको मार्केट में लोग क्या बोलेंगे? या तो विथ फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बोलेंगे, पैसा लेके भाग जाती है, या मनी सर्कुलेशन के बारे में बोलेंगे, या कॉमर्शियल कंपनी में बोले ये प्रोडक्ट चलते नहीं है, फर्जी प्रोडक्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है विराट कोहली बूस्ट नहीं पीता, उनको मालूम है अजय देवगन गुटखा नहीं खाता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस बिजनेस का कोट पहन रहा हूं, इस बिजनेस की टाई लगा रहा हूं, इस बिजनेस का शर्ट पहन रहा हूं, इस बिजनेस के जूते पहन रहा हूं, तो क्या वो प्रोडक्ट मैंने यूज करने के बाद ही तो बताए होंगे लोगों को? मेरा बिजनेस प्रोडक्ट खरीदने के बाद ही तो शुरू होता होगा। जी सर। तो प्रोडक्ट को पहले आपके पास आया, उसके बाद में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं मालूम होगा तो लोग आपको बोलेंगे ये फंसाने का धंधा है, ये टोपी पहनाने का धंधा है, ये करने का धंधा है। टोपी कौन पहना रहा है? आज अजय देवगन पहना रहा है, अमिताभ बच्चन पहना रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहना रहे हैं टोपी, आप सोच के देखो। उसके बाद आता है बिजनेस प्लान। लोगों को यही नहीं समझ में आता कि बिजनेस प्लान क्या होता है। लोग बोलते हैं अच्छा जोड़ने का धंधा है, चेन सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम है। अरे मेरे भाई, चेन सिस्टम और पिरामिड सिस्टम ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। कहां जी रहे हो? आज के टाइम पे सिर्फ दो ही सिस्टम चलते हैं। एक तो चलता है जनरेशन प्लान, जो मैं आपको बोल रहा था, रिटेल का बिजनेस, मतलब आपके नीचे कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो चाहे काम करे ना करे, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहा है तो भी आपका पैसा मिलेगा। और दूसरा है, वो है बाइनरी। आप जितनी अधिक लोगों की टीम बना दोगे, अब ये लोग चाहे उसको रिटेल करे चाहे और आगे टीम बनाए, उससे आपको पास पैसा मिलेगा। ये चेन सिस्टम बैन है, ये पिरामिड सिस्टम बैन है। अब लोगों को समझ ही नहीं आता। आपको ही समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को क्या समझा पाएंगे? आप समझो कि यहां हमारी कंपनी के अंदर ये दोनों प्लान चलते हैं, यानी कि हमारे पास हाइब्रिड बिजनेस प्लान है। समझ में आया? ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। आप कभी भी जा सकते हो, कंपनी में ऑफिस जा सकते हो। दिल्ली जब भी जाओ आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां किसी के साथ में भेज दूंगा, आप जाके देख सकते हो हेड ऑफिस। ये हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं और हमारे साथ कोलैबोरेशन है आर्ट ऑफ लिविंग का। आज ये 5 डायरेक्टर्स हैं जिनका ये पैन कार्ड नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 5 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सन 2001 में
स्टार्ट किया था और आज तक लगातार बने हुए हैं, आपके सामने हैं। एमसीए की वेबसाइट पे देखोगे तो कंपनी के अगेंस्ट अभी तक कोई भी चार्ज नहीं है। कंपनी पूर्णतया लीगल रूप से काम कर रही है। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? सन 2000 और 2001 फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी easybiz.com, ये कंपनी का पहला नाम था easybiz.com। दूसरा नाम था कंपनी का, जब कंपनी इंश्योरेंस का काम करने लग गई थी, वो काम था 2004 में इंश्योरेंस लाई थी हमारी कंपनी रिलायंस का। तो हमारे पास में रिलायंस का इंश्योरेंस था और इसका नाम हो गया था सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में सन 2016 के अंदर जब भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए के अंदर कर दिया, तब ये यहां से हट गया और हमारी कंपनी का नाम बचा सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सन 2016 से सेफ सोप जो है वो हमारी संस्था का ब्रांड नेम है। समझ में आया? ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि कोई बोले कि यार ये कंपनी नाम क्यों बदला, क्या हुआ है, तो आपको यहां से उसके बारे में मालूम चल सकता है। उसके बाद बात करूं, देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नहीं बदलोगे बर्बाद हो जाओगे। ये गाड़ी एक जमाना था चलती थी, बंद हो गई। नोकिया लोगों को फोन करना सिखाया, आज खुद चुप हो गया। ये घड़ी थी एचएमटी जिसको प्रधानमंत्री अपने हाथ पे बांधते थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। ये कैमरा जिसने लोगों को कैमरा मेमोरी सेव करना सिखाया, आज ये खुद नहीं है। आज याहू ईमेल आज नहीं है। ये न्यूज भी आई थी, अगर आप सुनना चाहे तो। जेब पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। याहू की नाकामी हमें यह शिक्षा देती है कि जब किसी जगह पर नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ याहू ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की थी। लेकिन 2009 आते आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या ये थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडेक कंपनी दिवालिया हो गई। अब ये बात आप सोचिए, 1975 में इसको मालूम था डिजिटल कैमरा बनाने का सूत्र, इसको मालूम था, लेकिन फिर भी नहीं किया। आज ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जिन्हों मालूम होगा कि सेफ सोप में काम करके करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन आज से 5 साल बाद में वो पछताएंगे जब अपने साथ वालों को देखेंगे। मैंने भी 5 साल काम नहीं किया था, मैंने भी हरिनारायण चौधरी जी को मना किया था। 5 साल बाद जब देखा था तो उनके पास में अच्छा घर और गाड़ी और अच्छा नाम शोहरत सब कुछ था। तो आज आपके पास में भी है, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो, क्या बनाना चाहते हो? और आपके सामने ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सन 2003 का वो एविडेंस है जब बताया गया था कि चिट फंड कंपनियां बहुत हो गई थी, जिनको बंद करने के लिए सरकार ने एक लॉ निकाला था और उसने बोला था कि जो भी कंपनी काम करेगी वो वहां पर जो भी पेई होगा उसका 5% टीडीएस कटेगा। और ये हमारी कंपनी का दिया हुआ है easybiz.com का, जो कि 5% टीडीएस कटता था, जो कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद ये 2% हो चुका है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बस समझिए कि जो चीज मैं बता रहा हूं, इसी को कोर कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में। आप कंपनी के ऑफिशियल पेज पे safesoapindia.com पे जाके कंप्लाइंस में जाएंगे, आपको वहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उसमें आप पैन कार्ड, टैन कार्ड, जीएसटी, उसके कॉपीराइट के आपके क्या राइट्स हैं, आपके जो टीम है उसके क्या राइट्स हैं, जिन लोगों ने लीगल काम नहीं किया, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी डिक्लाइन किया हुआ है उनकी आईडी को, वो सारी चीजें आपको मिल सकती है।
ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप मिल सकते हैं। ये एमसीए की वेबसाइट पे हमारी कंपनी के बारे में रजिस्टर्ड है, उसका सीआईए नंबर क्या है, कंपनी कोड क्या है, ये कितना करोड़ का काम कर रही है, एक्टिव स्टेटस है, ये सारी आप उस पर देख सकते हो। ये भारत सरकार की अभी गाइडलाइन आई थी 2016 में, ये आप देख सकते हो। उसके बाद में 2021 में आई थी गाइडलाइन, 2023 में आई, और अभी 23-24 के अंदर अभी आपने देखा कि दिल्ली में एक समारोह हुआ था जिसके अंदर यहाँ पर जो पीयूष गोयल है उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग हैज बीन प्रूवन हैज प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर आवर मदर, सिस्टर एंड डॉटर्स। एक लखपति दीदी के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया गया था। आपके पास आज ग्रेवरेंस सेल है, कोई भी गलत काम होता है, कोई भी धोखाधड़ी होती है, प्रोडक्ट संबंधी हो चाहे किसी भी संबंधी हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप बताता हूं आपको क्या स्कोप है, उसके बाद कुछ आपको डेटा दिखाऊंगा और फिर वो रोचक कहानियां सुनाऊंगा जो बदलाव को स्वीकार कर लेती है तो क्या होता है। कल सुनाई थी बदलाव को स्वीकार ना करना आपको होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं इस जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से ही पैसा आता है, जोड़ने से ही पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति आज वर्ल्ड के बड़े रिचेस्ट लोग, दुनिया में बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया के और लोग, दिग्गज लोग, दुनिया में फर्स्ट एंड सेकंड जो अमीर लोगों में सूची में कायम रहने वाले व्यक्ति वॉरेन बफेट, उनका खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दिए, और ये हार्ट है अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक आदमी कह रहा है बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, एक आदमी कह रहा है जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फिल्ट्रेशन को मजबूत करो, अपनी सेंसेस को इतना जबरदस्त बना लो कि आपके 5 फीट की रेडियस में जो आ जाए उसको ये समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। और आज आपको मेरा वादा है, मैं आपको ये बता के जाऊंगा इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है, इस इंडस्ट्री में दम कितना है। भारत सरकार 20 साल तक कंफ्यूज क्या करें क्या नहीं करें, ये धंधा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल की कसम के बाद 12 सितंबर सन 2016 को भारत सरकार ये कह रही है इस बिजनेस के नियम, इस बिजनेस के कानून कायदे हम बना रहे हैं, आप इस बिजनेस को करो। ये बिजनेस भारत में रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा व्यापार है। अब देखिए कि कौन क्या कह रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अभी चुनाव में भी खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, और आपके गांव में जिसको उसके घर में कोई नहीं पूछता वो आदमी क्या कह रहे हैं। आप तय करिए आपको किसकी सुननी है। ये देखिए आपके सामने, अगर आप आज आईसीआईसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन एंड इनकम का, और उसके अंदर आप देखिए यहां पर आपके जो ऑप्शंस आते हैं उसमें यहां क्या आ रहा है, पहला आ रहा है सैलरीड का, नौकरी, उसमें क्या आता है कि गवर्नमेंट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है या क्या है। लेकिन दूसरा क्या आता है, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इन ए बिजनेस देन, तो बिजनेस की कैटेगरी में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, रिटेलिंग है, और ये ऑप्शन आ रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये आपको बैंक के अंदर भी आ रहा है, मतलब बैंक भी इसको एक बिजनेस का दर्जा दे चुकी है। तो आप सोचिए कि आप बैंक में भी यहां अकाउंट खोलते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास 3 साल का टीडीएस है, सेफ सोप का भी, तो भी आपको एक बिजनेस ओनर के तर्ज पे आपको लोन मिल सकता है। आज लोग कहते हैं कि ये कोई काम है करने का, इसमें सक्सेस रेशियो नहीं है। मुझे बता दो मेरे दोस्त, हिंदुस्तान की सबसे टॉप की जॉब है आईएएस। इसका सक्सेस रेशियो बता देता हूं आपको, ये मैंने डाला था गूगल के ऊपर आईएएस सक्सेस रेशियो, और आपके सामने है कितना रेशियो है इसका सक्सेस रेशियो, 0.01। और डायरेक्ट सेलिंग का पता कर लेना, 4 से 5% सक्सेस रेशियो है। ये सब 0 पॉइंट, ये सबसे टॉप की एग्जाम का मैंने बताया है, सबसे टॉप के एग्जाम का। और 3rd ग्रेड का एग्जाम का नाम बता देता हूं, अभी जैसे रिसेंटली जो एनटीपीसी एक रेलवे का एग्जाम का निकला था, एनटीपीसी,
उस एनटीपीसी का ये 2019 का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर आप देखेंगे वैकेंसी थी 35,208। कितनी वैकेंसी? 35,000। और फॉर्म कितने आए थे? हाँ जी, कितने फॉर्म आए थे? 1,26,30,885। 1,26,00,000। अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 0.2%। मतलब चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, तो 2019 की बात कर रहा हूं। आज 2024 चल रही है, आने वाला 25 है। आपका बच्चा लगभग 2036 में या फिर हो सकता है 2030 के अंदर इस कैटेगरी में पहुंचेगा, तो पता कर लेना। टॉप ग्रेड का एग्जाम का 0.01% है और सबसे नीचे आ रहा है 0.2%। और ये दिनों दिन ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये 0.1% पता नहीं कब 0.01 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो लोगों का बिजनेस है और ये लोगों में से लोगों का काम है। आप सोच के देखिए, इतनों में से इतने, और वहां जितने लोग आएंगे उतना आपको फायदा है। यहां ज्यादा लोग आएंगे आपको नुकसान है। आप देखो, आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन हर साल लगभग 1% बढ़ रही है, 0.95% हर साल बढ़ रही है, लगभग 1%। तो आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में 1% की ग्रोथ होने वाली है। और बाहर की पॉपुलेशन, बाहर की नौकरी पेशा में हर साल 1% डिडक्शन होने वाला है। तो अब देख लो, बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। आज सलोनी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया कोर्स। आज कॉमर्स जो है, यहाँ क्या नाम है आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है भारती कॉलेज, उसके अंदर कॉमर्स में पढ़ाया जा रहा है। आज यहां से आपके सामने रैंक इनकम मिलती है, जो आपको एक एडिशनल बोनस दे देती है, और हर लेवल पे आपको एक इनकम मिलती है। आप यहां से 11 लेवल तक करते करते लगभग 26.5 लाख रुपए यहां से आप कमा सकते हो। अगर आप रैंक करते हो 1 महीने के भीतर, तो आपको यहां से, आप देखिए रैंक के ऊपर आपको क्यों करनी चाहिए। आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, आपको डायमंडशिप मिल सकती है, आपको लोग जो बोल रहे हैं आज कुछ नहीं होता है, उनको आप मुंह पे ताला लगा सकते हो, अपनी टीम का साइज बढ़ा सकते हो, शानदार इनकम, और अपनी टीम के आइडल बन सकते हो। और मैं तो यही कहूंगा, जो भी ज्वाइन हो रहा है, आप दम लगाइए 1 महीने में अपनी रैंक अचीव करने का। 1 महीने में अगर आप रैंक अचीव करना चाहते हैं और जो लीडर करवाना चाहते हैं, उनको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले अपने काम की प्रायोरिटी सेट करो, अपनी प्लानिंग बनाओ डेली की, और अपनी रात को सोने से पहले रिपोर्टिंग अपलाइन को भेजो। अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ कि प्लान करना है, फॉलोअप करना है, बढ़ाओ। कोर लीडर के साथ टीम बनाओ। ज्वाइन होने के बाद उस लीडर के साथ उसका FIM करो और उसकी लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पे काम करो। एक आदमी को कोर बनाओ, उसको प्लान फॉलोअप करना सिखाओ, सिस्टम की हर एक्टिविटी में बिठाओ, मीटिंग्स, ट्रेनिंग वगैरह, और स्लैब इनकम अचीव करवाओ। चाहे वो 1/1 की हो, 3/3 की हो, या 7/7 की हो, आपको डबल पैसा मिलेगा। 7,000 कमाने पर आप 7,000 एक्स्ट्रा भी कमा सकते हो, 3,000 कमाने पर 3,000 एक्स्ट्रा, और 1,000 कमाने पर 1,000 एक्स्ट्रा। ये भी आप सिखाओ उसको। और रिटेल के प्रोडक्ट कोशिश करो, डेली कम से कम एक प्रोडक्ट आप रिटेल करो। चाहे टूथपेस्ट ही सजेस्ट करो किसी को, चाहे डिओड्रेंट सजेस्ट करो किसी को, चाहे आप जूता ही सजेस्ट करो किसी को, लेकिन एक कम से कम ये कमिटमेंट लो कि रोज का कम से कम मैं आज आप देखो, आपके टीवी में रोज एडवर्टाइज आता है, रोज अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचने आता है, रोज अजय देवगन आपको विमल गुटखा खाने के लिए बोलने आता है, रोज प्रियंका चोपड़ा आपको ब्लेंडर स्प्राइट पीने के लिए बोलती है। हर व्यक्ति रोज आता है। आप सोच के देखो, तो क्या आप अपना बिजनेस रोज नहीं कर सकते हो? रोज कम से कम एक प्रोडक्ट रिटेल करने की सोचो। जैसे ही आप लीडर का लेवल होता है, जैसे ही लीडर का रैंक होता है, उसको आप अचीवमेंट दिलाओ। ब्रोंज के ऊपर आप उसके सूट लेंथ वगैरह बनाओ और उसको मोबाइल दिलवा सकते हो। सिल्वर लेवल पे आप उसको लैपटॉप दिलवा सकते हो। गोल्ड लेवल पे या प्लेटिनम लेवल पे आप उसको बाइक निकला सकते हो। टोपाज पर लेवल या कोरल लेवल के आसपास को कार दिला सकते हो। और उसके बाद में आईफोन, उसके बाद में लैपटॉप, और उसके बाद में कंटिन्यू सो ऑन। आप अपने शहर में वेन्यू सेट करिए और हर महीना अपनी टीम की अपलाइंस के साथ में काउंसलिंग करवाइए, तब आप रैंक अचीव कर सकते हैं। और अब आती है आपकी वो कहानियां, बदलाव को स्वीकार करने वालों की जिंदगी में क्या होता है। एक बार एक मंदिर की मूर्ति और मंदिर की सीढ़ी आपस में बात करती है। सीढ़ी मंदिर की मूर्ति को कहती है, सुन, तू और मैं एक ही पहाड़ के पत्थर हैं। तुझे और मुझे
एक ट्रक में यहां लाया गया था, लेकिन तुझे मूर्ति बना दिया गया और मुझे पत्थर की सीढ़ी बना दी गई। तेरे ऊपर रोज कोई ना कोई शहद डालता है, माला डालता है, फूल डालता है, जल से तुझे स्नान करवाता है, तेरे ऊपर चंदन लगाता है, और मेरे ऊपर लोग गंदे जूते खोलते हैं, बदबूदार मोजे खोलते हैं और कचरा डालते हैं, कई बार तो मेरे सिर पर नारियल फोड़ देते हैं। तो वो एक बात कहती है और बड़ा मुस्कुरा के कहती है कि जिस दिन हम दोनों को साथ लाया था उस दिन एक कारीगर आया था, वो कारीगर ने मेरे ऊपर भी छेनी चलाई थी और तेरे ऊपर भी छेनी चलाई थी। जैसे ही तेरे ऊपर छेनी चलाई तूने बहाना बना लिया, मतलब तू टूट गई, और मैंने बहाना नहीं बनाया, मैंने अपने आप को मूर्त बनाने की ठान ली और मैं लगी रही, और इतनी चोटें मेरे ऊपर पड़ी कि आज उन सब की बदौलत मुझे ये चीज मिल रही है। मतलब दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आज आप बहाना बनाएंगे तो कल आपके सामने उसके परिणाम नजर आ जाएंगे। तो बताओ, जिंदगी बनाना चाहते हो या बहाना बना के रहोगे? हाँ जी, बदलाव को स्वीकार कर सकते हो? जी सर। तो ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी, आज भी चर्च का घंटा बजा रहा होता। मतलब क्या है, एक व्यक्ति होता है, वो एक बहुत बड़ा, कम उम्र में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो उसका एक लड़की इंटरव्यू लेने आती है, और इंटरव्यू लेने के बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसको भेजने के लिए कहती है कि सर आप अपना ईमेल आईडी दे दो मुझे, मैं आपको मेरा जो वीडियो बनाया आपका उसका लिंक भेज दूंगी। तो वो लड़का कहता है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता ना तो मैं आज चर्च में घंटा बजा रहा होता। तो पूछती क्यों? बोले कि मैं बेरोजगार था तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, तो मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने एक चर्च में हर घंटे घंटा बजाने की ड्यूटी लगा दी। तो मैं जब इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मुझे बोला सर आप अपना ईमेल आईडी दे दो, हम आपका कंफर्मेशन ईमेल आईडी में भेज देंगे। लेकिन मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था, इसलिए मेरे को वो नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने ये धंधा शुरू किया और ये धंधा शुरू करके आज मैं यहां तक पहुंच गया। तो आज आप जहां पे भी है, विश्वास मानिए मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कम पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव से ग्रामीण है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। फर्क इस बात से पड़ता है क्या आप इस बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। अगर यस तो ये बिजनेस आपके लिए। बहरा मेंढक, इस बिजनेस में कहा गया है सफलता के रास्ते पे चलते समय अपने कानों को बंद रखना। लोग बहुत ताना मारेंगे, आपको उनको सुनना नहीं है, और जब शिखर पे पहुंच जाओ तो अपने मुंह पे ताला लगा लो, क्योंकि लोगों को अब गलत नहीं बोलना है। सफलता के बाद शांत हो जाओ, सफलता पाने के रास्ते पे बहरे हो जाओ। क्या हुआ कि एक जंगल में मेंढकों का एक सरदार था, वो बूढ़ा हो गया, तो उसने बोला कि अब मैं नया सरदार बनाना चाहता हूं, नया मेंढक चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला इसके लिए एक शर्त है कि उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक झंडा है, उस झंडे को जो मेंढक सबसे पहले पकड़ेगा वही यहाँ का राजा बनेगा। तो उसने छोटे छोटे जगह पर गड्ढे, छोटे कांटे डाल दिए, कहीं पर खड्डा कर दिया, ऐसा करके एक ट्रैक बना दिया। सारे मेंढक आए, तो बाहर की तरफ कुछ मेंढक थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो बाहर की तरफ हो गए, और कुछ अंदर। वो बाहर वाले चिल्ला रहे, बोले ओहो ये बनेगा राजा, ओहो ये मोटू बनेगा, ये पतलू बनेगा, सब। लेकिन एक मेंढक था वो कंटिन्यू भाग रहा था, कंटिन्यू भाग रहा था, और वो जीत गया। बाकी तो लोगों की बात सुन के रुक गए। जब वो नीचे आया तो राजा ने बोला कि वाह, आपको लोगों ने इतने ताने मारे, इतने गलत शब्द बोले, फिर भी आप जीत गए। तो वो बोला नहीं कुछ। तो उस मेंढक की बहन थी, वो मेंढकिया, वो बोली कि ये मेरा भाई है और ये बहरा है। तो बोले अगर आपको सफलता चाहिए तो आप बहरे हो जाओ, क्योंकि लोग कभी भी ये बोलेंगे आपको कि तू अच्छा कर, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे अच्छा करो। इसलिए इस बदलाव को स्वीकार करो कि मैं इस बिजनेस में हूं, उसमें लोग मुझे बोलेंगे। उसके बाद बताता हूं कॉलर में चींटी। ये कहानी ऐसी है कि अगर चींटी को अगर दिल्ली जाना हो तो बताइए क्या जा सकती है क्या वो पैदल पैदल? नहीं जा सकती। लेकिन अगर वो एक सिस्टम की पूंछ पकड़ ले, यानी कि उसको मालूम चल जाए कि हाँ धर्मवीर जी कल दिल्ली जाएंगे, तो वो अगर चींटी धर्मवीर जी के शर्ट पे चढ़ के और उनकी कॉलर में छुप जाए
और धर्मवीर जी यहां से फ्लाइट पकड़े जयपुर से, और जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे वही सुनाई दे कि अब आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे स्वागत है। चीटी को समझ में आ गया दिल्ली है, वो उतर के वापस पहुंच जाएगी। इस बिजनेस के अंदर भी आपको यह है कि आज आप कैसे भी हाल में है, आप हजारों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, बेरोजगार स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जब आज हमारे सीनियर कमा सकते हैं और उनके पीछे पीछे आज 16 लोग डायमंड बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं मेरे दोस्त। और सबसे आखिरी है गुब्बारे बेचने वाले। ये एक व्यक्ति होता है जो कि एक जहां बीच होता है वहां गुब्बारे बेचने जाता है, तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक एक गुब्बारा छोड़ता है। ये एक एक गुब्बारा छोड़ता है तो छोटे बच्चे इसके पास आ जाते हैं। एक छोटा बच्चा बड़ी जिज्ञासा से पूछता है, अंकल अंकल ये काला वाला गुब्बारा भी उतना ही ऊपर जाएगा जितना लाल वाला जा रहा है? तो बोलता है हाँ बेटा। बोलता है ये पीला वाला? बोला बेटा ये भी उतना ही ऊपर जाएगा। बोला ये नीला वाला? बोला बेटा ये भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो वो पूछता है, तो वो जो जो गुब्बारे वाला होता है वो जवाब देता है कि बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुब्बारा नीला है, काला है, पीला है। इस बात से फर्क पड़ता है इस गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, ये सब उड़ेंगे। इस बिजनेस में आप छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो आप कर जाएंगे। अब बताओ, बहाना बनाना चाहते हो या जिंदगी बनाना चाहते हो? जिंदगी बनाना। तो दोस्त, आज की कोर ट्रेनिंग का दूसरा दिन था और अभी आपकी कोर ट्रेनिंग का दूसरा दिन यहां समाप्त होता है। अब आपके ओपिनियंस मैं जानना चाहूंगा, जो भी आप यहां पर है, कि आपको कैसा लगा और क्या आपका यहां एक्सपीरियंस रहा। वही समय कल वाला है जो आज